हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, उसके संबंधित कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो बन सकते हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे अर्थ सहित कि किस शब्द का क्या मतलब होता है। क्योंकि प्रस्तावना पूरा का पूरा शब्दों का खेल है। यदि आपको शब्द समझ में आते हैं तो आगे संविधान भी क्या है, ईजी है, समझना आसान रहेगा आपके लिए। तो अपने चर्चा करेंगे प्रस्तावना पर। आइए शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें प्रस्तावना के बारे में तो एक इंडेक्स बना लेते हैं कि प्रस्तावना का इंडेक्स क्या रहेगा अपने पास ना। तो उस इंडेक्स में चलते हैं अपन सबसे पहले। देखिए जरा एक बार कि हम प्रस्तावना में पढ़ने क्या क्या वाले हैं अगर इसकी बात करें। सबसे पहले कि प्रस्तावना है क्या, इससे भी पहले ये पढ़ लेंगे कि प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ, इसको कैसे तैयार किया गया, ये अपने प्रस्तावना में आ जाएगा कि निर्माण कैसे हुआ, इसे और क्या कहा जाता है प्रस्तावना को, प्रस्तावना क्या है ये देख लेंगे। फिर आगे प्रस्तावना के संबंध में कुछ कथन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं प्रस्तावना के संबंध में, विद्वानों ने क्या, किस विद्वान ने क्या कहा है प्रस्तावना को, वो भी देख लेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो अपने हैं शब्द, कि प्रस्तावना में शब्द कौन कौन से हैं। शब्दों में अपन क्या पढ़ेंगे कि शब्द कौन कौन से हैं, को क्या बनेगा, प्रश्न क्या बनेंगे कि शब्द कौन से हैं, शब्दों का क्रम क्या है और उन शब्दों का अर्थ क्या है, ये भी अपन साथ में देखते हुए चलेंगे। शब्द आगे, शब्द के बाद अपन देखेंगे क्यों भाई प्रस्तावना हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, या प्रस्तावना के तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द प्रियम्बल जो है वो क्या है, महत्व क्या है इसका, ये देख लेंगे अपन साथ में। उसके बाद अपन चर्चा करेंगे प्रस्तावना से संबंधित वाद जो है, मामले जो है, केस जो है, उनकी बात करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित वाद जो है, केसेस जो हैं, उन केसेस का डिस्कशन करेंगे। एक तो ये, और साथ में कुछ इसके पीवाईक्यू देखेंगे उदाहरण के तौर पर कि किस क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा चुके हैं। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपने साथ के साथ अपने आपको पता भी लग जाएगा कि टॉपिक से प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। तो इन सब चीज़ों पर अपन काम करने वाले हैं, इन सभी सवालों के जवाब अपन ढूंढने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। क्लियर है। और प्रश्न बनाने वाले जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर भी प्रश्न किससे बनाएगा, इसी फॉर्मेट से प्रश्न बनाना शुरू करता है। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, इसका निर्माण अगर कहें इसे क्या कहा जाता है, इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उद्देशिका भी कहा जाता है। उद्देशिका बोले तो चूंकि इसका निर्माण जो है, प्रस्तावना बनाई जो गई थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी, वो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे, क्योंकि प्रस्तावना किस पर आधारित है, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर आधारित है। प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, बिकॉज preamble is based on the objective resolution which was introduced by जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, अब आप कहोगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। देखो, संविधान पे सभी चीजों पे डिस्कशन हो गई तो लास्ट में एक हमने पेज ऐड किया जिसे हमने प्रस्तावना कहा। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये अपने जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेहरू जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। कब लाया गया था, 22 दिसंबर 1946 को। 22 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी प्रमुख बैठक जो हुई थी उस बैठक के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। सॉरी, 13 दिसंबर है यहाँ पे, 13 दिसंबर 1946 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर बात करें इसे स्वीकार कब किया गया था, तो इसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। और ये स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। 1947 तक इसे अडॉप्ट किया गया था। देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था और वो प्रपोजल जो था, वो प्रस्ताव जो था, वो बताता था कि हमने संविधान क्यों बनाया है, संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है। जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब जो है ये हमारे उद्देश्य हैं। तो उसने संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमने संविधान क्यों बनाया है, इसके लिए जो प्रस्ताव रखा वो उद्देश्य प्रस्ताव। क्या तारीख थी जिस दिन वो संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 थी। बैठक पूछ ले तो
संविधान सभा की तीसरी प्रमुख बैठक जो थी वो यहाँ बैठक थी, और इसे संविधान सभा ने इस पूरे प्रस्ताव पर विचार किया, बाद में इसे स्वीकार किया। तो स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। और बाद में जब संविधान की प्रस्तावना जो बन रही थी तो उस प्रस्तावना का रेफरेंस जो लिया गया वो पूरा का पूरा किससे लिया गया? उद्देश्य से लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया। इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। एक तो पहला पॉइंट अपना क्लियर हुआ कि इसका तैयार कैसे हुई प्रस्तावना, पहला पॉइंट। अब सिंपल से एक बात सोचो, अगला सवाल है कि प्रस्तावना क्या है। अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल में सिंपल क्या कहा मैंने कि उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान के उद्देश्यों को बताने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? उद्देश्य प्रस्ताव कहलाता है। अब चूंकि संविधान में प्रस्तावना का निर्माण जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रस्तावना क्या बताएगी? संविधान के उद्देश्य बताएगी। अगले सवाल पर चलते हैं कि प्रस्तावना क्या है। क्या है देखिए जरा कि प्रस्तावना क्या है। अच्छा, एक बात अपन समझते हैं कि जब बचपन में अपन ऐसे लिखते थे, जब अपन 10वीं 12वीं के ऐसे 10वीं 9वीं में अपन ऐसे लिखते लेख लिखते थे, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे? प्रस्तावना। तो उस लेख में अपन जो लिखते थे, अपन पूरे आगे जो लिखने वाले हैं उसका निचोड़ कहाँ लिख दिया करते थे? प्रस्तावना में बनाते थे अपन। पहला पैराग्राफ, छोटा सा पैराग्राफ बनाते थे प्रस्तावना का। एग्जामिनर को अपनी सोच बतला देते थे कि हम क्या लिखने जा रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने इस ऐसे को आगे कंक्लूड करेंगे और क्या इसमें बातें हम लिखेंगे, आगे जो 4 पेज हैं, ताकि एग्जामिनर को पहला पैरा पढ़ते ही पता लग जाए कि बच्चे ने कितना अच्छा से लिखा होगा। वही बात है कि संविधान पूरा बना है, लेकिन उस एक पेज पर, संविधान से पहले हमने एक पेज ऐड किया, उस पेज पर हमने क्या लिख दिया कि संविधान क्यों बना है, संविधान के उद्देश्य क्या हैं। उस पेज पर हमने लिख दिया कि संविधान क्या है, संविधान क्यों बना है, संविधान किस प्रकार से काम करेगा, संविधान बनाने वालों के विचार क्या हैं। इन सबको जानने के लिए जिस टॉपिक को, जिस पेज को हमने ऐड किया, वो पेज क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है, प्रियम्बल कहलाता है। दोबारा एक बार ब्रीफ कर देता हूं, प्रस्तावना है क्या? पूरे संविधान का सार है। हमारे संविधान की फिलोसफी है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किस भाव के साथ, किस मन विचारों के साथ तैयार किया गया है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। अर्नेस्ट बार्कर साहब ने तो कहा है कि ये संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है कि संविधान बनाने वाले क्या चाहते थे। हमें पता कैसे लगता है? वो हमें पता लगता है प्रस्तावना से। तो अब सिंपल एक बात है, देखिए एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं कि एक अमेरिकी व्यक्ति चाहता है, वो भारतीय संविधान को पढ़ना चाहता है। अब भारतीय संविधान तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, 395 अनुच्छेद है, जिसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। अब उसे पढ़ने के लिए तो भैया इतना मामला तो किसी के पास ना, तो इतना समय होगा उस अमेरिकी व्यक्ति के पास। तो फिर वो कैसे पता लगाएगा कि इंडिया में किस प्रकार का देश है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या फर्क पड़ गया, ये पता कैसे लगेगा? तो वो सिंपल प्रस्तावना का एक पेज पढ़ेगा, उस पूरे पेज से ही अमेरिकी व्यक्ति को पता लग जाएगा कि आगे जो 395 अनुच्छेद वाली जो पुस्तक है, 12 अनुसूचियों वाली जो पुस्तक है, इस पूरी पुस्तक के अंदर जो क्या मामला है, किस किस की बात है, किस प्रकार का यहाँ भारतीय शासन तंत्र बनाया गया है, वो पूरी बातें हमें कहाँ से पता लग जाएंगी? अमेरिकी व्यक्ति को कहाँ से पता लग जाएगी? प्रस्तावना से। तो काइंड ऑफ प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है, संविधान का दर्शन शास्त्र है, जिसे अपन फिलोसफी कहते हैं, संविधान का निचोड़ है, संविधान का क्रक्स है, जिस्ट है, जो भी आप कहना चाहें। पूरे संविधान की हमने भावों को, देखिए शब्दों को नहीं, मैं कहूंगा यहाँ कि पूरे संविधान के भावों को, पूरे संविधान से संबंधित विचारों को, उनके उद्देश्यों को एक ही पेज पर लिख दिया गया, और वो पेज क्या कहलाता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? संविधान का सार है, संविधान का सार है। क्लियर है? संविधान का सार कह सकते हैं, संविधान की फिलोसफी को हिंदी में कहते हैं संविधान का दर्शन शास्त्र है। और दर्शन शास्त्र शब्द का अर्थ ही क्या होता है? किसी के विचारों को जानना, किसी के भावों को, किसी के अर्थ को समझना ही क्या कहलाता है? दर्शन शास्त्र का मुख्य जो उद्देश्य होता है दर्शन शास्त्र में यही होता है। क्या, क्यों, इस प्रकार के सवाल सारे कहाँ छिपे होते हैं? दर्शन शास्त्र में ही छिपे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रस्तावना क्या है क्लियर हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं। अब अपने लिखेंगे प्रस्तावना से संबंधित विचार, प्रस्तावना से संबंधित कथन जो हैं उनकी चर्चा करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित कथन कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा है? संबंधित कथन
कि कौन से विद्वान ने क्या प्रस्तावना के संबंध में कहा है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी साहब ने क्या कहा है। के एम मुंशी साहब ने कहा है संविधान की राजनीतिक कुंडली। क्या कहा है, संविधान की राजनीतिक कुंडली, पॉलिटिकल होरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। किसने कहा है, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी साहब ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं किसने दिया था। एक स्टेटमेंट है एन ए पालकीवाला का। एन ए पालकीवाला साहब ने क्या कहा है, एन ए पालकीवाला, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा है, संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा है, संविधान का परिचय पत्र कहा है कि भैया आपको पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो बस ये प्रस्तावना पढ़ लो, इससे पूरे संविधान का क्या पता लग जाएगा, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। जो मैंने अमेरिकी व्यक्ति वाला उदाहरण दिया था वो उदाहरण यही वाला है कि वो संविधान का परिचय पत्र है कि ये पढ़ लो आप तो बस काफी है इसके लिए। तीसरा, और अगर बात करें और क्या, कौन है अपने, अर्नेस्ट बार्कर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विद्वान हुए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए हैं अर्नेस्ट बार्कर, पॉलिटिकल साइंस, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, अर्नेस्ट बार्कर, देखिए अर्नेस्ट बार्कर के बारे में अगर मैं कहूं आपको, एक इनके बारे में बताऊं, पहला तो ये कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। फिर इन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है प्रस्तावना के बारे में, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है क्या, कि अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है कि मैंने जितनी भी किताबें अपने जीवन में लिखी है उन किताबों में मैं जो जो बात कहना चाहता हूं वो सारी बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी है। ये स्टेटमेंट है अर्नेस्ट बार्कर का। क्या स्टेटमेंट है, कि मैंने पूरे जीवन में जितनी भी किताबें राजनीति विज्ञान की लिखी हैं, मैं उसमें जिस प्रकार के राज्य की कल्पना करता हूं, मैं जो 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 चाहता हूं, मैंने जो जो व्यक्त किया है वो सारा का सारा अगर आपको एक जगह देखना हो वो सारे कहाँ हैं, सिर्फ प्रस्तावना में है। तो ये एक स्टेटमेंट है इनका। तो ये कहता है, इन्होंने अर्नेस्ट बार्कर साहब ने कहा है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान निर्माता के विचारों को, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का, निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, विचारों को जानने की कुंजी है। ये कहा है किसने, अर्नेस्ट बार्कर साहब ने कहा है। की नोट कहा है, कुंजी नोट कहा है, ये लिख सकते हो, कुंजी नोट कह सकते हो, की नोट कह सकते हो, कुंजी नोट कह सकते हो। तो ये अर्नेस्ट बार्कर साहब ने कहा है। फिर एक हुआ है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, संविधान की जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति ने कहा है, प्रारूप समिति के सदस्य रहे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, कि हम जिस टाइप के सपने देखते हैं कि भविष्य में क्या होना चाहिए वैसे ही सपनों से सजा हुआ एक पेज है, वो क्या है, प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, विचार है। ये किसने कहा है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। एक अपने ठाकुरदास भार्गव हुए, ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने क्या कहा है, ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है, ये कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का सबसे सम्माननीय भाग है, संविधान की आत्मा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, और अपने, और संविधान का सबसे सम्माननीय भाग कहा है, संविधान का सबसे सम्माननीय भाग कहा है, भाग है। तो संविधान की आत्मा। हालांकि ध्यान देना, बी आर अंबेडकर साहब ने, यहां एक क्वेश्चन बता देता हूं, पीवाईक्यू है, अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संविधान की आत्मा किसे कहा है, अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की आत्मा।
अनुच्छेद 32 को कहा है क्या? संविधान की आत्मा। तो ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब का पूछे तब आप क्या कहेंगे? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है, जो अपने मूल अधिकारों में पढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का उपबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसके अंदर दी गई है, मतलब रिट जारी करने का, किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये अनुच्छेद 32 जो है, मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 32 है। तो यहाँ संविधान का सबसे सम्माननीय भाग है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, जिन्हें उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है क्या? उन्होंने भी संविधान की आत्मा ही कहा है। किसने? एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हैं, जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, एम हिदायतुल्लाह साहब, उन्होंने भी इस संविधान की आत्मा इन्हें कहा है। और बढ़ते हैं आगे, और क्या है देखने वाला, आगे बढ़ते हैं। एक अपने सुभाष कश्यप साहब हैं, सुभाष कश्यप साहब ने क्या कहा है? 6 नंबर, सुभाष कश्यप साहब ने क्या कहा है? देखिए जरा, सुभाष कश्यप साहब ने कहा है कि यदि संविधान शरीर है, क्या कहा है? यदि संविधान जो है वो शरीर है, तो फिर इस शरीर की आत्मा क्या है? इस शरीर की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। यदि संविधान इमारत है, क्या कहा है कि यदि संविधान इमारत है, संविधान इमारत है, तो इस इमारत की नींव क्या है? तो ये नींव है अपने प्रस्तावना। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, किसके द्वारा? ये अपने दिया गया है सुभाष कश्यप साहब के द्वारा। तो ये कुल मिला के ये मोटे मोटे तौर पर सिंपल सी बात कही गई है। तो ये यहाँ मैंने सभी स्टेटमेंट आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, ये स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। के.एम. मुंशी परिचय पत्र कहा, के.एम. मुंशी राजनीतिक कुंडली कहा है, पालकी वाला साहब ने परिचय पत्र कहा है, जबकि अर्नेस्ट बारकर ने की नोट कुंजी कहा है, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है, और ठाकुरदास भार्गव साहब ने आत्मा कही है, और फिर कश्यप साहब ने कहा है कि अगर संविधान अगर शरीर है तो आत्मा प्रस्तावना है, और अगर अपने बात करें कि यदि इमारत के रूप में संविधान को देखोगे तो नींव क्या है? फिर वो अपनी प्रस्तावना है। आगे बढ़ते हैं, अपने कौन कौन से पॉइंट कवर हो गए भैया? अपने पॉइंट कौन कौन से कवर हो गए? देखिए जरा, अपने निर्माण अपनों ने पढ़ लिया है, क्या के बारे में आपको बता चुका हूं, कथन हो गए हैं। अब शब्दों पर आते हैं, प्रस्तावना के शब्द कौन कौन से हैं, देखते हैं जरा। देखिए, अब यहां मैं आपको एक ओरिजिनल ये जो कॉपी है मैंने यहीं लगाया, इसको देखते हैं, इसके बारे में शब्द पढ़ते हैं। एक बार प्रस्तावना को पढ़ते हैं, पूरे शब्दों को हाईलाइट करते हैं, बाद में इन पर डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए, हम भारत के लोग, पहला क्या है? हम भारत के लोग। ये देखिए, प्रस्तावना को उद्देशिका लिखा है अपन ने, भारत का संविधान है, उद्देशिका है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक। दूसरा वर्ड क्या है? समाजवादी। तीसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष। चौथा क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, किसको? समस्त नागरिकों को। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ क्या लिखा है? न्याय की चर्चा की है, न्याय की। और न्याय कितने प्रकार का है? न्याय 3 प्रकार का लिखा है। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता की बात की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? देखो जरा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार यहाँ बताए गए हैं कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान आपको देता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यहाँ समानता की चर्चा हो रही है, और समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समानता है। और क्या है आगे? तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, फ्रेटर्निटी की चर्चा की गई है। बंधुता 1 प्रकार की बंधुता है, सिंपल 1 यहां आंसर आएगा, बंधुता। आगे बढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। ये टोटल पूरी प्रस्तावना है, जिसमें जिस वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है वो वर्ड अपने को पढ़ने हैं। ऑलमोस्ट पूरी संविधान की ऑलमोस्ट पूरी प्रस्तावना ही पढ़नी है। शुरू करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं पढ़ना। क्या है? पहला शब्द क्या है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि लास्ट में क्या लिखा? देखो, इस लाइन को यहां जोड़ो लास्ट में। कैसे? हम भारत के लोग आज
ये देखो, हम भारत के लोग दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत का मतलब होता है संविधान स्वीकार करना। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट करना। हम इसे स्वीकार करते हैं। इसे अधिनियमित बोले तो लागू करते हैं, इनेक्टेड लागू करते हैं, और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित करते हैं मतलब खुद को समर्पित करते हैं। खुद कौन? हम भारत के लोग। हम भारत के लोगों से क्या मतलब निकलेगा? जनता। कि हम भारत के लोगों ने इस प्रस्तावना, इस संविधान को बनाया है। आज 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान सभा में, जो हमारी ये समूह है, संविधान बनाने वाला ग्रुप जो है, ये ग्रुप मिलकर, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व करता है, ये ग्रुप मिलकर आज संविधान को हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं और अपने को समर्पित कर रहे हैं। हम जनता हैं, हमने बनाया है और हम ही इसे क्या करने जा रहे हैं? हमने ही लागू किया है और हम खुद को ही समर्पित करते हैं कि हम इसका सम्मान करेंगे। हम इसको भविष्य में जरूरत पड़ेगी तब बदल भी लेंगे, और जैसा जब हमें जनता को सही लगेगा जनता कर लेगी। सिंपल एक मतलब है, हम भारत के लोग। और ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये हमने लाइन जो ली है, ये हमने ली है कहां से? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान में लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका के जो 13 स्टेट्स जो हैं उनकी चर्चा की गई है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और 13 राज्यों की चर्चा की गई है। लेकिन यहां हम भारत के लोग, हमने अपने आप को एक इकाई माना है, जो हम डिवाइडेड नहीं हो सकते। हमने एक ही माना है कि हम एक संघ के रूप में होंगे, सभी राज्य एक संघ के रूप में होंगे और जुड़कर रहेंगे, कभी टूट नहीं सकते, इस यूनियन से अलग नहीं हो सकते। तो हम खुद को एक मानकर हमने शो किया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्लियर है? यहां और देख लेते हैं अपन। अच्छा, एक ये भी यहां एक फैक्ट और भी याद करोगे क्या? कि प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है और भाषा हमने कहां से ली है। ये भी है, प्रस्तावना के स्रोत रह गया अपना, कि प्रस्तावना के स्रोत नहीं पढ़े अपन ने, यहां पढ़ लेते हैं। विचार हमने लिया है कहां से? कि विचार बोले तो कि हमारे संविधान में भी एक अमेरिका की तरह, अमेरिकी संविधान की तरह एक प्रस्तावना होगी। ये हमने कहां से सीखा? अमेरिका से सीखा। लेकिन उसमें हम किस प्रकार की भाषा रखेंगे, ये हमने किससे सीखा? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। किससे सीखा? ऑस्ट्रेलिया से सीखा, ऑस्ट्रेलिया से। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो चीज आप याद रखेंगे। भाषा ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि हमने विचार अमेरिका से लिया है। आगे चर्चा करेंगे और भी। अब अपनों ने क्या बात करी थी कि यहां शब्द पढ़ने हैं, अर्थ समझना है, कौन कौन सा क्रम है, क्रम समझना है। देखो, शब्दों की बात करते हैं। सबसे पहले तो 5 शब्द हैं ये वाले। देखिए कौन कौन से 5 शब्द हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 5 शब्द तो हैं, इनका क्रम देखिए क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बोले तो सोवरेन, समाजवादी बोले तो सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष बोले तो सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक बोले तो डेमोक्रेटिक, गणराज्य बोले तो रिपब्लिक। टोटल 5 शब्द हैं ऊपर। ठीक है साहब, 5 शब्द हैं। उसके बाद किसकी चर्चा है? उसके बाद सबसे पहले चर्चा है न्याय की। न्याय के बाद चर्चा है किसकी? स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता के बाद चर्चा किसकी है? समानता की। समानता की। और समानता के बाद चर्चा किसकी है? बंधुता की। अब यहां देखिए इनका क्रम क्या है। इनका क्रम यही लिखा है, जो मैंने लिखा है वही इनका क्रम है। देखो, सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है? सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है? न्याय की चर्चा की गई है, फिर स्वतंत्रता की है, फिर समता की है और फिर बंधुता की है। तो इनका क्रम क्या है? यही क्रम है कि न्याय, ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता, उसके बाद समानता और फिर बंधुता। अब न्याय में देखो कितने प्रकार का न्याय है। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है? देखो जरा पहले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसी क्रम में याद करोगे। पेपर में प्रस्तावना के क्रम वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्रम रहेगा इनका? तो कौन कौन सा क्रम रहेगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय 3 प्रकार का। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय है। लेकिन उस 3 प्रकार में क्रम क्या रहेगा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। क्या रहेगा? सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। देखो, याद करने के लिए बता रहा हूं, सिर्फ याद करने के लिए। मैंने तो इसको सार के रूप में याद कर रखा था, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक।
जब हम पढ़ा करते थे तो हमने इसमें शुरुआत में मैंने इसको ऐसे याद कर रखा था कि सार है, न्याय में तो सार है भैया। सार बोले तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मैंने तो मेरे हिसाब से ही बना रखा था, ठीक है। आप भी अपने तरीके से कुछ डिजाइन कर सकते हो। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है भैया? स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। कितने प्रकार की है मेरे भाइयों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमें दी गई है। कौन कौन से प्रकार हैं देखो जरा। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। विचार है, अभिव्यक्ति है, देख लो जरा, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहां दी गई है। समानता कितने प्रकार की दी गई है? समानता 2 प्रकार की दी गई है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा, स्टेटस, और अपॉर्चुनिटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी की बात करता है। इक्वलिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी मेंशन इन द प्रीएम्बल। फर्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, सेकंड इज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। बंधुता, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी व्यक्ति की गरिमा बढ़ाए और देश की एकता और अखंडता बढ़ाए, इसकी चर्चा की गई है। देश की एकता व अखंडता को पर चर्चा की गई है कि हमारे यहाँ बंधुता कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार की बंधुता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये शब्दों का क्रम है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 3 शब्द भी याद रखोगे, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। मैं यहाँ उदाहरण दे देता हूं आपको कि किस प्रकार के प्रश्न है। PYQ मैं आज आपके लिए लेके आया हूं साथ में। तो ये देखिए जरा, यहां एक प्रश्न है अपने, यहां देख लीजिए। ये तो न्याय की बात किया, ये प्रकार जो मैंने आपको बताए अभी अभी, उन प्रकारों की चर्चा है। न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व बोले तो बंधुता है। इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन जब करते हैं तो वो भ्रातृत्व आ जाता है, फ्रेटर्निटी, बंधुता है। तो ये कितने प्रकार का है? न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। समानता कितने प्रकार की है? 2। और बंधुता कितने प्रकार की है? 1। 3, 5, 2, 1 अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया? इस प्रकार का आंसर। फिर आगे और प्रश्न मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा क्या पूछा है। कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा नहीं है बताना है। तो देखो जरा, संप्रभुता है क्या? बिल्कुल है। लोकतंत्रात्मक है? ये भी है। पंथ निरपेक्षता भी है क्या? बिल्कुल है। क्या नहीं है? संघीय शब्द नहीं है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? संघीय। तो शब्दों के भी प्रश्न बनेंगे। ये सवाल है, ये PYQ है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इनमें देखिए आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार के प्रश्न शब्दों से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। हो गया वाला। और बढ़े अपन आगे, और एग्जाम्पल अपन बाद में देखेंगे, संशोधन के समय पे देखेंगे। चलिए अब अपने आते हैं कि इसका महत्व क्या है। अच्छा, इसमें 2-3 बातें और जोड़ेंगे अपन। 2-3 बातें क्या जोड़ेंगे? अच्छा, एक संशोधन की बात तो रह गई अपने कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ, वो भी देखेंगे। वो लास्ट में अपन चर्चा करेंगे कि प्रस्तावना में क्या बदलाव किए गए। संशोधन की भी चर्चा करेंगे ना। चलो जरा देखते हैं आगे। अब शब्द हो गए अपने, अर्थ समझेंगे। जब महत्व समझेंगे तो साथ में अर्थ समझ में आ जाएगा। महत्व क्या है देखते हैं। अगली हेडिंग लगाते हैं, प्रस्तावना में क्या महत्व है। इस पेज को अपन आगे ले लेते हैं ताकि बार बार अपने को यहाँ नहीं आना पड़े। हाँ जी, देखिए जरा कि प्रस्तावना का महत्व क्या है या प्रस्तावना के तत्व क्या है। या फिर प्रस्तावना की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। पहला पॉइंट कि हमें सबसे पहले क्या पता लगता है, प्रस्तावना हमें क्या जानकारी देती है। हमने पहली ही लाइन क्या पढ़ी, हम भारत के लोग। तो मतलब प्रस्तावना हमें बताती है, क्या बताती है कि भैया ये संविधान बनाने वाले जो लोग थे, संविधान सभा के जो लोग थे, वो जनता के द्वारा ही, जनता के ही प्रतिनिधि थे। जैसे आज अपने भारत में जो कानून बनता है वो भारत के लिए संसद बनाती है, जबकि राज्यों के लिए राज्यों के विधानमंडल कानून बनाते हैं, लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। लेकिन वहाँ बैठने वाले लोग कौन होंगे, डिसाइड कौन करता है? अपन ही तो डिसाइड करते हैं, जाते हैं ना बटन दबाने खुशी खुशी से। वो अलग बात है कि अपन पूरी सोच समझ कर बटन दबाते हैं या भावनात्मक रूप से बटन दबाते हैं, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैटर है। लेकिन बटन तो अपन ही दबा कर आते हैं,
वो बटन नहीं होता, वो अपनी शक्तियों को अपन किसी व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहे हैं कि भैया जाओ, हमारी तरफ से आप देश के लिए कानून बनाने के लिए, राज्य के लिए कानून बनाने वाले जो भी बात होंगी उसमें हमारा प्रतिनिधित्व करो, हमारी तरफ से आप हमारी पैरवी करो, तो हम वो बटन दबा कर आते हैं। तो मतलब संविधान सभा में भी, अब आप कहोगे सर संविधान सभा में तो चुने हुए लोग थोड़ी थे, संविधान सभा में आंशिक रूप से चुने हुए लोग थे, जबकि आंशिक रूप से जो थे वो मनोनीत लोग थे, लेकिन भेजा उन्हें ही गया था जो जनता का समर्थन प्राप्त था, उन व्यक्तियों को, उन्हीं व्यक्तियों को भेजा गया था। तो काइंड ऑफ ये संविधान सभा जनता के द्वारा ही बनी थी। जब उसने कहा कि हम भारत के लोग, तो इसका मतलब हुआ कि जनता ने इस संविधान को बनाया है, जनता ने इस संविधान को अंगीकृत किया है, अधिनियमित किया है, आत्मर्पित किया है, तो जनता ने ही सारा काम किया है। तो मतलब संविधान को शक्तियां मिलती हैं। आज संविधान से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है, जो भी होगा संविधान से होगा। तो ये संविधान में इतनी पावर आ कहां से गई? मेरे पास एक हिस्ट्री की बुक है, मेरे पास इस पॉलिटी की पूरी बुक में उतनी पावर नहीं है जितनी उस संविधान नाम की पुस्तक में पावर है। तो वो कहां से आ गई? वो पूरी की पूरी पावर आई है जनता के थ्रू, क्योंकि बनाई किसने? जनता ने। उस बुक को लिखा किसने? जनता ने। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से लिखा, लेकिन लिखा किसने? जनता ने। तो प्रस्तावना का महत्व क्या है? पहला, कि संविधान की शक्तियों का स्रोत बताती है, संविधान की शक्तियों का स्रोत बताती है। संविधान की शक्तियों का स्रोत बताती है। जैसे, और ये स्रोत कौन है? ये स्रोत कौन है? ये जनता है। और प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है? हम भारत के लोग। क्या लिखा है? हम भारत के लोग लिखा है प्रस्तावना में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें पता लगता है कि संविधान के उद्देश्य क्या है, या ये लिख सकते हैं कि भारत की प्रकृति क्या रहेगी, नेचर ऑफ इंडिया, कि भारत में किस प्रकार का देश होगा भारत। वो पंथ निरपेक्ष होगा क्या, या कोई धर्म सापेक्ष होगा? जैसे कि भारत सरकार का खुद का कोई धर्म होगा या भारत का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में पूंजीवाद होगा या समाजवाद होगा। पूंजीवाद बोले तो ऐसा देश जिसमें प्राइवेट कंपनियां हावी हो जाएंगी, सरकार की भूमिका कम रहेगी। समाजवादी देश जिसमें सरकार की भूमिका ज़्यादा रहेगी, जिसमें प्राइवेट कंपनियों की भूमिका क्या रहेगी? कम रहेगी। सरकार मुख्य भूमिका में रहेगी, वो समाजवादी देश होते हैं। तो भारत किस प्रकार का देश होगा? नेचर ऑफ इंडिया, इंडिया किस प्रकार का नेचर होगा? तो यहां प्रकृति में कितने शब्द हैं? देखिए जरा, एक क्या लिखा है यहां? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द लिखा है। सोवरेन, जिसे क्या कहेंगे? सोवरेन कहेंगे। क्या मतलब होता है सोवरेन का? सोवरेन का मतलब आजाद, कि आजाद सोवरेन होता है, मतलब कि आपको पूरे तरीके से निर्णय लेने का अधिकार रहेगा, इसमें कोई आपको रोका टोकी नहीं करेगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। तीसरा शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। चौथा शब्द क्या है? लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। और पांचवा शब्द क्या है? गणराज्य। रिपब्लिक। देखिए जरा, यहां बात करते हैं, एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे बाद में। अभी एक बार पहले इस पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, महत्व वाले पॉइंट को, उसके बाद एक एक करके मैं आपको तुम्हें सब दो बातें, सबके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा, और एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रकृति, हमें पता लगता है कि नेचर ऑफ इंडिया क्या होगा, इंडिया का नेचर कैसा होगा, इंडिया किस प्रकार का देश होगा, ये हमें पता लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण यही ले लो कि लोकतंत्र है। दो प्रकार की शासन प्रणाली होती है, राजतंत्र या लोकतंत्र होता है। क्लियर है? यहां कहा गया है कि हम जैसे ही प्रस्तावना को पढ़ेंगे हमें यह पता लग जाएगा कि भारत में, भैया भारत जो है वो लोकतंत्र वाला देश है, यहां कोई राजा नहीं है।
यहाँ राजा का बेटा राजा वाला कंसेप्ट नहीं है। यहाँ योग्य जो है वो ही राजा है, मतलब वही प्रमुख है देश का। तो उस प्रकार की बातें हैं। यहाँ समाजवादी है, मतलब यहाँ सरकार की भूमिका क्या रहेगी, जरूरी रहेगी। हालांकि 1991 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में समाजवादी तत्व कमजोर हुए हैं पहले की तुलना में, लेकिन ये समाजवाद जो है वो हमने शुरू में जो रखा था वो समाजवाद को ही अपनाया था। हम दूध के जले थे जो छाछ को फूक फूक कर पीना चाहते थे, ठीक है। तो ये समाजवाद है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जैसे ही कोई लाइन पड़ेगा कि अरे भैया ये इंडिया तो संपूर्ण प्रभुत्व है, सोवरेन है, मतलब इंडिया किसी का गुलाम नहीं है। इंडिया को जो मन करेगा वो इंडिया का जो मन करेगा वो करेगा। इंडिया को लगे पाकिस्तान को रातों रात साफ करना है तो इंडिया अपनी मर्जी से कर सकता है। अगर इंडिया में क्षमता है ना तो इंडिया तुरंत कर सकता है उसको साफ, ठीक है ना। तो ये इंडिया की मर्जी है। मैं एक अमेरिकी व्यक्ति के हिसाब से बोल रहा हूँ कि ये बाहर का कोई व्यक्ति देखेगा तो वो कहेगा अरे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए किसी से भी परमिशन नहीं लेनी। अरे नहीं भैया, किसी से ही परमिशन नहीं लेनी। अब 2 मिसाइल दागनी है, अब जाके पूरा साफ हो जाएगा वो मामला, ठीक है। तो ये संपूर्ण है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम किसका देश है? भगवान बुद्ध का, हम भगवान महावीर स्वामी का और महात्मा गांधी का देश है, जिनके मूल तत्व क्या है? अहिंसा जिनका मूल तत्व रहा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। चलिए, प्रकृति हो गई। तीसरा पॉइंट आते हैं। तीसरा पॉइंट कौन सा रहेगा? संविधान के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों की चर्चा करें। जो जैसा मैंने आपको पहले बताया, संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय संविधान के उद्देश्य हैं। दूसरा, संविधान के उद्देश्य क्या है? एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, ऐसी स्वतंत्रता जो उस व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य हो, वो उसे स्वतंत्रता मिले। और भारतीय समाज में कोई भेदभाव नहीं मिले, यहाँ समता हो, यहाँ इक्वलिटी हो, समानता हो, यहाँ पे उसकी बात की गई है। लिबर्टी है, यहाँ जस्टिस है, यहाँ इक्वलिटी है, और यहाँ फ्रेटर्निटी, बंधुता है। तो यहाँ फ्रेटर्निटी की चर्चा की गई है। अब देखो जरा, अब बात करते हैं कि संविधान क्यों बनाया। संविधान क्यों बनाया? संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था कि भारत में न्याय लाना। न्याय ये कोर्ट वाला नहीं, ये बड़ी वाइल्ड कंसेप्ट, बड़ा मतलब वाइड कंसेप्ट है कि न्याय बोले तो कि सभी व्यक्तियों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को बराबर मौका मिलना चाहिए, तो वो न्याय है। स्वतंत्रता मतलब व्यक्तियों को आज़ादी होनी चाहिए भारत में, उन्हें स्वतंत्रता मिले, ताकि जो व्यक्ति, जैसे काम की आज़ादी है, अगर मुझे ये आज़ादी नहीं हो कि मेरा मन तो है कि टीचर बनूं, मैं टीचर बन गया, अगर ये स्वतंत्रता नहीं होती तो मेरा मन चाहे कुछ भी होता, मेरे को काम मेरे हिसाब से ही करना पड़ता, जो मुझे कहा जाता मुझे वही करना पड़ता। जैसे जाति व्यवस्था, पुराने समय में काम जाति व्यवस्था के आधार पर थे, तो वहाँ स्वतंत्रता का अभाव था। अब की संविधान लागू होने से कहा गया कि अरे जाति वाति वाला कोई बंधन नहीं है, तुम जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं टीचिंग कर सकता हूँ, मुझे टीचिंग पसंद है तो मैं टीचिंग कर रहा हूँ और टीचर हूँ, ठीक है। समता, आज एक क्लास के अंदर अपने विद्यार्थियों की, सभी क्लास के अंदर सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ बैठे होते हैं। क्या कभी किसी को कहा जाता है क्या, अरे भैया आप तो आप दलित समुदाय से आते हो, आप सवर्ण समुदाय से आते हो, आप एक साथ नहीं बैठोगे, आप नीचे बैठो ऊपर बैठो, नहीं कहा जाता ना। वो क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि भारतीय संविधान ने हमें क्या दे दी है? समता दे दी है, समानता दे दी है, तो इसलिए नहीं कहा जाता। बंधुता, और ये संविधान बनाया गया है ताकि जब तुम इन सभी तत्वों को लागू करोगे तो सब लोग प्यार से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, और जो भारत की बंधुता है वो सुनिश्चित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो संविधान के उद्देश्य हमें कहां से पता लगे? प्रस्तावना से। और चौथा पॉइंट हमें पता लगता है क्या? प्रस्तावना से। और हमें क्या पता लगता है? देखिए जरा, चौथा पॉइंट लगता है संविधान के लागू होने की तिथि। संविधान के लागू होने की तिथि, या कह सकते हैं कि संविधान को स्वीकार करने की तिथि। आंशिक रूप से लागू हुआ था, स्वीकारने की तिथि ये कब की है? 26 नवंबर 1949। कब की है? 26 नवंबर 1949 जो है वो तिथि यहां दी गई है। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, विक्रमी संवत है 2006।
ठीक है, 57 साल आगे रहता है विक्रमी संवत, तो वो विक्रमी संवत 2006 है, तो ये लागू होने की तिथि है। पांचवा पॉइंट क्या है, महत्व में अगर बात कर रहे हैं तो संविधान के जिन बातों पर संविधान मौन है, वहां चुप है, जहां संविधान में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, उन स्पष्टीकरण को लेकर हम रेफरेंस कहां से लेंगे, वो प्रस्तावना से लिया जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि प्रस्तावना मार्गदर्शिका के रूप में है। प्रस्तावना मार्गदर्शिका के रूप में है, ये याद रखेंगे, क्या है, मार्गदर्शिका के रूप में है प्रस्तावना। क्लियर है? और क्या खास बात है इसमें, मार्गदर्शिका हो गई है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने का स्रोत है, संविधान निर्माताओं के मन को समझने का, निर्माताओं के मन को समझने का स्रोत है। कि अब वो संविधान निर्माता तो इस दुनिया में नहीं है, ज्यादातर संविधान निर्माता इस दुनिया में नहीं है, अब उन निर्माताओं को समझे कैसे कि क्या भाव कहना चाह रहे हैं। होता ना कई बार कि हमने शब्द बोल दिए हैं, हमारे भावों को लोग समझ नहीं पाते, तो हमारे उसी प्रकार से संविधान बनाने वाले तो संविधान बना दिया उन्होंने, तो हम कैसे समझें कि वो क्या कहना चाह रहे थे, तो वो हमें कहां से पता लगेगा, प्रस्तावना से। क्लियर है? तो ये संविधान की प्रस्तावना का महत्व है। महत्व कंप्लीट हुआ। अब आते हैं अपन इन शब्दों पे चर्चा करते हैं, शब्दों पे। देखिए शब्द कौन कौन से हैं, यहां एक बात करते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखते हैं, शब्द लिख लेता हूं मैं यहां पे ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता सकूं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द क्या है, समाजवादी, एक शब्द क्या है, पंथ निरपेक्षता। तीन शब्द हैं। आगे कौन से शब्द हैं, आगे कौन से शब्द हैं, लोकतंत्रात्मक, और एक शब्द कौन से हैं, कौन सा है, गणराज्य। पहले इन 5 शब्दों की चर्चा करते हैं, उसके बाद आएंगे न्याय वाले टॉपिक पर। देखो जरा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत राजा है, भारत खुद ही राजा है, भारत गुलाम नहीं है। क्या है कि भारत जो है वो किसी के अधीन नहीं है, वो पूरे तरीके से आज़ाद है, भारत पूरे तरीके से आज़ाद है, चाहे वो कोई विदेशी मामला हो, चाहे वो कोई भारत का विदेशी मामला हो, चाहे वो भारत का कोई आंतरिक मामला हो। आंतरिक मामला बोले तो कि हमने कितने राज्य बनाने हैं, ये हमें बाहर से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले अंग्रेज़ों के समय ब्रिटेन से ऑर्डर आया करते थे कि भारत में कितने राज्य होंगे, किस राज्य में क्या बात होगी, कितनी विधानसभा सीटें होंगी, ये सारे ऑर्डर ब्रिटेन से आया करते थे। लेकिन अब नहीं आते ऑर्डर। क्यों नहीं आते? क्योंकि भारत किस प्रकार का देश है, सोवरेन कंट्री है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हमें कौन से राज्य में क्या व्यवस्था सेट करनी है, अभी जैसे बात करें केरल का नाम बदलकर केरलम किया जा रहा है, तो हमें बाहर से परमिशन नहीं लेनी, हमें खुद ही डिसाइड करना है, संसद को खुद ही डिसाइड करना है कि क्या ये नाम करना है या नहीं करना है। हमने 2 जून 2014 को तेलंगाना बनाया, तो ये भारत सरकार ने, ये संसद ने खुद डिसाइड किया कि नया राज्य बनाना है या नहीं, हमें बाहर से ऑर्डर नहीं मिले। विदेशी मामले, हमने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी, अरे भैया हमारा डिसीजन था, अमेरिका तो कुछ ही कहता रहेगा, हम अमेरिका की थोड़ी सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि हम कैसा देश हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमें नहीं मतलब किसी का भी, जो भारत को नुकसान पहुंचाएगा उसके मिसाइल दागेंगे, और ये कहानी सिंपल है, ये हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमारा खुद का मामला है, हम खुद निपटेंगे इसको। तो ये विदेशी मामला जो है ये भी हमारे खुद का है, हमें यहाँ भी पूछने की जरूरत नहीं। आगे, समाजवाद, इसका अर्थ क्या होता है समाजवाद का? सोशलिस्ट का अर्थ क्या होता है? सोशलिस्ट का अर्थ होता है जिसमें सरकार की भूमिका ज़्यादा रहेगी। उत्पादन के साधन, जितना भी सामान बनेगा, जो देश में प्रोडक्शन होगा, वो प्रोडक्शन कौन करेगी? सरकार करेगी। और उनको बांटेगी कौन? उनका डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? वितरण कौन करेगा? वो भी सरकार करेगी। तो जब किसी देश में सरकार मुख्य भूमिका में होती है सामान बनाने में, आपने देखा होगा 1991 से पहले भारत में ज़्यादातर कंपनियां क्या थी? सरकारी बना दी गई थी। इसका एक उदाहरण है कि 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चीनी मिलों का, कपड़ा मिलों का, इनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो ये राष्ट्रीयकरण वाला अर्थ है। समाजवादी क्या होगा? अर्थ अगर आप समझना चाहते हो तो ये किताबी भाषा में यहां लिखा होगा कि उत्पादन व वितरण के जो साधन हैं
उत्पादन व वितरण के जो साधन हैं ये इन पे किसका अधिकार होगा? इन साधनों पर सरकारी स्वामित्व होगा, सरकारी नियंत्रण होगा, सरकार ही फैक्ट्रियां लगाएगी, सरकार ही सबको सब कुछ सामान बनाएगी, ये कहा गया। हालांकि समाजवाद में समानता का तत्व होता है। समाजवाद में किसका तत्व होता है? समाजवाद में समानता का भाव अधिक रहता है। सरकार समानता के भाव पर विचार करती है, समानता का भाव जो है वो अधिक रहता है। अपने यहां भारत में अब समाजवाद के भी कई रूप होते हैं, जैसे कि समाजवाद कठोर हो जाता है। कठोर बोले तो कि मैंने क्या कहा कि समानता में समानता का भाव रहता है समाजवाद में। समाजवाद कई बार कठोर रूप में लागू किया जाता है। कठोर रूप बोले तो कि अमीरों से सारी संपत्ति ले लो और गरीबों में बांट दो। अंबानी अडानी जैसे लोग जो हैं, इन लोगों के पास संपत्ति नहीं हो और इनसे सारी संपत्ति लेकर गरीबों में बांट दो। जैसे भूमि सुधारों के समय किया गया था। जमींदारों के नाम 500-500 एकड़ जमीन थी, उनसे रूल बनाया गया कि एक व्यक्ति 30-30 एकड़ जमीन रखेगा। बाकी जमीन हमने ले ली और बाद में हमने जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी वहां उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो ये कठोर साम्यवाद का उदाहरण होता है। साम्यवादी समाजवाद कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं इसको, कि मार्क्स का जो समाजवाद है वो ये कहता है। जबकि दूसरा समाजवाद होता है गांधीवादी समाजवाद, जो ये कहता है कि हमें इतना कठोर समाजवाद नहीं अपनाना, सब व्यक्तियों को अवसर बराबर दो, सब व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से ग्रोथ करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सरकार हमेशा इसमें कोशिश करेगी कि सबको बराबर अवसर मिले और सबकी बराबर ग्रोथ हो, ये सरकार काम करेगी। ये गांधीवादी है। तो हमने मिश्रित रूप को अपनाया है, हमने पूरे तरीके से किसी भी समाजवाद को नहीं अपनाया है। तो यहाँ कौन सा समाजवाद है? यहाँ मिश्रित समाजवाद है। यहाँ लचीला और कठोर का मिश्रण हमें देखने को मिलता है, मिश्रित समाजवाद देखने को मिलता है, जिसमें मार्क्सवादी समाजवाद भी आ गया और गांधीवादी समाजवाद भी आ गया। मार्क्सवादी समाजवाद भी आ गया और गांधीवादी समाजवाद भी इसमें इंक्लूड है। तो दोनों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। और 1991 के बाद ये क्या हो गया है? ये तत्व जो है ये कमजोर हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब पूंजीवाद बढ़ने लगा है, पूंजीवाद की तरफ हम चल रहे हैं, हम संक्रमण दौर में हैं, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। ठीक है, तो ये अभी हम पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बदलती अर्थव्यवस्थाओं के कारण, बदलती परिस्थितियों के कारण हमें समाजवाद के तत्व को छोड़ना पड़ रहा है धीरे धीरे, और अब हम आगे पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूंजीवाद आ गया है, अभी सरकार के नियंत्रण में है चीज़ें, सरकार अभी भी हस्तक्षेप करती है, सरकार अभी भी चीज़ों को कंट्रोल करती है, लेकिन उसकी पकड़ थोड़ी बहुत पहले की तुलना में क्या हुई है? कम हुई है। क्लियर है? पंथ निरपेक्षता, सेक्युलर में क्या क्या बातें होती हैं कि एक व्यक्ति का, सरकार का, सबसे पहले तो सरकार का कोई धर्म नहीं, सरकार का स्वयं का धर्म नहीं है, पहला पॉइंट है। दूसरा, सरकार को नफरत भी नहीं है, सरकार को धर्म से नफरत भी नहीं है। जैसे पश्चिमी जो देश हैं, जैसे ब्रिटेन वगैरह जो हैं, वहां धर्म के नाम पर क्रांति हुई थी, तो वहां स्टेट को चिढ़ है धर्म से कि अरे धर्म कुछ नहीं है, धर्म वरम सब फर्जी है, एक नंबर। यहां भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार कहती है कि ठीक है, हमारा खुद का कोई धर्म नहीं है, भारत किसी भी धर्म के लिए विशेष कार्य नहीं करेगा। लेकिन भारत ये भी नहीं कहता कि धर्म नहीं है। भारत की सरकार कहती है कि सरकार सभी धर्मों का क्या करेगी? सम्मान करेगी। सभी धर्मों समान, सरकार सभी धर्मों को क्या समझेगी? समान समझेगी। और तीसरा पॉइंट कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को यहां धार्मिक स्वतंत्रता होगी। क्या होगी? नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता होगी। धार्मिक स्वतंत्रता होगी। और क्या कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये जिस भी कंट्री में है, ये जिस भी कंट्री में है, वो कंट्री कैसी है? धर्मनिरपेक्ष है। वो कंट्री कैसी है? पंथ निरपेक्ष कंट्री है। वो अपने कोई भेदभाव नहीं करेगी। यही 4 पॉइंट है। अगर कोई देश इन 4 पॉइंट्स को मानता है तो मतलब वो कैसी कंट्री है? पंथ निरपेक्ष है। मैं तो कहता हूं देश नहीं बल्कि एक व्यक्ति को भी इनको मानना चाहिए। हालांकि खुद का धर्म नहीं है, इसको मान सकते हो आप कि खुद का धर्म होगा। हमें इसमें कभी, भारत में कभी दिक्कत नहीं रही कि कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है।
धर्म कब समस्या बन जाए? दो बातों को लेकर धर्म समस्या बन जाता है। जब एक व्यक्ति धर्म के प्रति अपने विचारों में कट्टरता ले आता है, वो बड़ी बड़ी सख्ती से अपने धर्म का पालन करता है। दूसरा, जब वो व्यक्ति अपने धर्म को महान समझता है और अन्य धर्मों को हीन भाव की दृष्टि से देखता है, तो वो अपने लिए समस्या पैदा करता है। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये पंथ निरपेक्ष है। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रामनवमी पे भगवान राम की रैली निकलती है, राम के लिए रैली निकाली जाती है, निकालो साहब, कोई दिक्कत नहीं है, बस परमिशन ले लो, सरकार से परमिशन ले लो, प्रशासन से अपने परमिशन ले आओ, उसके बाद निकालो रैली, कोई दिक्कत नहीं। मुहर्रम पे जुलूस निकलते हैं, बिल्कुल निकलते हैं, तो सरकार उनकी भी परमिशन देती है। क्रिसमस पे अपने सिख धर्म में जब गुरु गोविंद की जयंती आती है, गुरु नानक जी की जयंती आती है, तब पूरे नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, पूरे शहर में फंक्शन होते हैं, बिल्कुल साहब, पटना में बड़ा फंक्शन होता है, सरकार परमिशन देती है उसकी। सरकार ये नहीं कहती कि हमने तो हिंदू धर्म को फॉलो कर रखा है। क्यों नहीं कहती? क्योंकि सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं है। जब अपने क्रिसमस पार्टीज होती हैं तो सरकार उस पर भी रोक नहीं लगाती, करो क्रिसमस। कोई व्यक्ति है ईसाई, फंक्शन करना चाहता है, चर्च में जाना चाहता है, चर्च में कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो करो, लेकिन जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इन सभी में जितनी भी परमिशन मैंने उदाहरण दिए परमिशन वाले, इन सभी में एक ही बात तो देखी गई कि कोई भी परमिशन ऐसी ना हो जिसमें लोगों को दिक्कत हो। धर्म का कोई मैटर नहीं है, सबके अपने अपने अवसर हैं। देखिए जरा, सब अपने अपने अवसरों पर अपना काम कीजिए, अपने धर्म को मानिए, आनंद लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका कहना है? ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का कहना है। क्या पाकिस्तान पंथ निरपेक्ष है? क्या नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना धर्म घोषित कर रखा है इस्लाम। बांग्लादेश पंथ निरपेक्ष है? क्या नहीं है, उन्होंने अपना धर्म घोषित कर रखा है क्या? इस्लाम। श्रीलंका पंथ निरपेक्ष है? क्या नहीं, उन्होंने बुद्धिज्म को अपना धर्म घोषित कर रखा है। तो वो पंथ निरपेक्ष की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपने यहाँ एक विशेष धर्म को बढ़ावा देंगे। क्लियर है? और इसी पंथ निरपेक्षता के कारण भारतीय संविधान में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं है। यह भी नोट कीजिएगा कि आप, हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि हिंदू एक विशेष धर्म को, हालांकि हिंदू शब्द जो है वो सिंधु से आया है, लेकिन अब हिंदू धर्म है, क्योंकि हिंदुस्तान लगाने से हमारा पंथ निरपेक्ष नेचर जो है वो क्या हो जाता है, वो समाप्त होता है। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ऑफिशियली नहीं होता, ये सिर्फ भावनात्मक रूप से यूज होता है, सरकारी कागजों में इसका इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर है? अच्छा, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया, ये इंदिरा गांधी सरकार में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। उससे पहले ये दोनों ही शब्द नहीं थे। अब एक बार सवाल उठेगा क्या कि पंथ निरपेक्षता का उदाहरण क्या है, या पंथ निरपेक्षता 1976 से पहले भी भारतीय संविधान में थी, इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है अनुच्छेद संख्या 25 से 28, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी। वह व्यक्ति, आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म एक व्यक्ति का निजी मामला है, वो जाने, उसका काम जाने, कौन सा धर्म मानना है, कैसे प्रचार करना है, बस बशर्ते कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये एक शर्त रखी गई है। उसके अलावा आपने कहा गया है कि अरे जैसे मर्जी मानो, तुम्हारा मन करे अगरबत्ती जलानी है हनुमान जी के आगे, अगरबत्ती जलाओ, तुम्हें मन करे तुम्हें मस्जिद जाना है, तुम मस्जिद जाके वहाँ नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें लगता है कि गुरुद्वारे में जाके तुम्हारा भला हो सकता है तो भैया गुरुद्वारे जाओ, डेली जाया करो। बल्कि तुम्हें लगता है कि ईसाई धर्म में तुम्हारा भला होगा तो ईसाई की पूजा करो, ईसाई धर्म में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं। तो ये आर्टिकल 25 से 28। और है क्या पंथ निरपेक्षता के उदाहरण? बिल्कुल डाले गए हैं। जैसे आर्टिकल 15 में धर्म भी है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 325 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, इनके आधार पर हम वोट डालने से नहीं रोकेंगे। तो वो भी तो क्या है, वो भी तो धर्म के आधार पर ही तो हम आज़ादी दे रहे हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता के उदाहरण है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या लिखा अपन ने? लोकतंत्र है। लोकतंत्र है मतलब डेमोक्रेटिक है। लोकतंत्र में सब कुछ ही कौन करता है? जनता करती है। लेकिन अपने यहाँ लोकतंत्र, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बोले तो जब सभी मुद्दों पर जनता बार बार वोट करती है, जब सरकार कोई निर्णय लेने से पहले जनता को बुलाएगी, जनता से जनमत संग्रह कराएगी, रेफरेंडम करवाएगी। रेफरेंडम बोले तो कि किसी मुद्दे पर सरकार को वोटिंग करवाना। अपने यहाँ ये तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अपने यहाँ प्रत्यक्ष नहीं है भैया, अपने यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र अपनाया गया है? अपने यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, इनडायरेक्ट लोकतंत्र को अपनाया गया है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्यों भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो प्रतिनिधि। जैसे वर्तमान में
अपने संसद कानून बनाती है, अपन सांसदों का चुनाव करते हैं, वो अपनी तरफ से जाकर कानून बनाते हैं। तो ये हमें किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्यों भाई अप्रत्यक्ष क्यों अपनाया हमने? इसकी क्या मजबूरी थी? हमें प्रत्यक्ष अपनाना चाहिए था ना, कि जनता, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। जब जनता खुद जाके वोट कर रही है तो अच्छी बात है ना ये तो हमने फिर भी अप्रत्यक्ष क्यों अपनाया? उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि हमारे यहाँ जनसंख्या अधिक थी, लगभग 30 करोड़ जनसंख्या थी आज़ादी के समय। तो 30 करोड़ लोगों को वोटिंग करवाना, उनकी प्रोसेस में उलझना, ये बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ प्रशासनिक मशीनरी जो है वो पूरे तरीके से उलझी रहती है, पूरा इसमें बार बार उलझी रहती है। फिर अपने यहाँ गरीबी, बेरोजगारी के स्तर ऊंचे थे, अशिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, मतलब शिक्षा थी ही नहीं अपने यहाँ पे, मात्र 15-20% लोग ही पढ़े लिखे थे। फिर संपत्ति और इनके आधार पर पहले वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, तो समानता नहीं थी, तो सवर्ण जातियों का प्रभुत्व ज़्यादा था। तो खूब सारे ऐसे ऐसे कारण थे जिनके कारण हमें संविधान निर्माताओं को लगा कि नहीं भैया, अपने भारत में तो कैसा लोकतंत्र सही रहेगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र सही रहेगा। क्लियर है? अब मैं अगर अर्थ की और बात करूं कि लोकतंत्र में अर्थ है, सामान्यतः लोकतंत्र में अर्थ का सामान्य मतलब क्या रखा जाता है? सामान्य मतलब क्या रखा जाता है? सामान्य मतलब होता है कि लोग आएंगे, वोट करेंगे और चुनाव जो होंगे, और चुनाव से सांसद चुने जाएंगे, विधायक चुने जाएंगे और लोकतंत्र खत्म। लेकिन लोकतंत्र का सामान्य अर्थ ये नहीं होता। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र का ये बिल्कुल नैरो अप्रोच है लोकतंत्र की। कैसी? डेमोक्रेसी की। लोकतंत्र वो होता है जहां कानून के सामने सभी समान होंगे, जहां रूल ऑफ लॉ होगा, आर्टिकल 14 लागू होगा। लोकतंत्र वो होगा जहां पे किसी भी वर्ग को, सभी व्यक्तियों को अपने अपने स्वतंत्रता दी गई होगी, वो अपनी आज़ादी का मजा ले पाएंगे, उन्हें ज़्यादा रोक टोक नहीं होगी, सरकार उनके जीवन में, लोगों के जीवन में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। वो लोकतंत्र होगा जहां सभी वर्ग अपनी बातें अच्छे से रख पाएंगे, सभी वर्ग मिलजुल कर रह पाएंगे, कोई वर्ग किसी का शोषण नहीं करेगा। वो क्या होगा? वो लोकतंत्र होगा। तो लोकतंत्र का एक बड़ा अप्रोच है जो यहां स्वीकार किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गणराज्य, गणराज्य की बात करते हैं। गणराज्य का मतलब होता है, गणराज्य का मतलब होता है देश का प्रमुख जो होगा, राष्ट्र का राष्ट्र अध्यक्ष जो होगा, राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो निर्वाचित होगा। अब निर्वाचित वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा चुना गया होना चाहिए। जहां देश का प्रमुख जो है वो चुना जाएगा, वो एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। जैसे राष्ट्राध्यक्ष, अपने राष्ट्राध्यक्ष कौन है? अपने राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति अपने राष्ट्राध्यक्ष हैं, और इनका प्रत्येक 5 साल में क्या होता है? निर्वाचन होता है। इसलिए अपने यहाँ प्रत्येक 5 साल में निर्वाचन होता है। और ये इसलिए भारत कैसा कंट्री है? भारत रिपब्लिक है। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को जैसे ही संविधान लागू हुआ, लागू होते ही रूल बन गया कि भारत का प्रमुख जो होगा वो निर्वाचित होगा। हम रिपब्लिक बन गए, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। और ये निर्वाचन कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है? एक ये जो नारा है ना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वहां से हमने इसे अडोप्ट किया है। तो ये गणराज्य शब्द जो है वो कहां से आया है? फ्रांस से आया है। फ्रांस वाला, ये फ्रांस का ही कंसेप्ट है। ठीक है? तो ये गणराज्य शब्द जो है ये फ्रांस का कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन में जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राजा है, और वहां राजा का बेटा राजा बनता है। तो हालांकि व्यवहारिक तौर पर लोकतंत्र है, व्यवहारिक तौर पर रिपब्लिक है, लेकिन सिद्धांतिक रूप में वो ब्रिटेन जो है वो राजतंत्र में आता है, कि वहां गणराज्य नहीं है, रिपब्लिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। न्याय, न्याय की बात करते हैं। अगला शब्द क्या था? न्याय। न्याय में कितने प्रकार की चर्चा है? सामाजिक न्याय, दूसरा कौन सा न्याय है? आर्थिक न्याय, तीसरा कौन सा न्याय है? राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय, न्याय शब्द का मतलब क्या होता है? न्याय शब्द का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एक उदाहरण से समझो, कैसे कि मम्मी जब बचपन में ना, मम्मी क्या करती थी, मम्मी ने ना जैसे एक बिस्किट अगर बहन को ज़्यादा दे दिया, 2 बिस्किट मुझे दे दिए, 2-3 बिस्किट मेरी सिस्टर को दे दिए, तो मैं तुरंत कहता था मम्मी ये तो आपने अन्याय किया है बच्चे के साथ। तो वो अन्याय क्या है? अगर मम्मी 2.5 बिस्किट दोनों भाई बहनों को देती तो वो न्याय था। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करो तब तो न्याय है। अगर तुमने कहीं भेदभाव कर दिया, किसी को कम किसी को ज़्यादा दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा? अन्याय हो जाएगा। तो यही न्याय है। न्याय क्या है? समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो अधिकार है, चाहे वो कर्तव्य है, सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे तो वो क्या बन जाएगा? न्याय बन जाएगा। तो न्याय क्या होता है? न्याय जो होता है ये समतामूलक वितरण होता है।
किताबी भाषा में इसे क्या कहेंगे? समतामूलक वितरण होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो अधिकार, कर्तव्य, वस्तु कुछ भी हो। क्लियर है? तो सामाजिक न्याय, सामाजिक में क्या है? समाज है। अब सोचो जरा, समाज, समाज में पहले क्या परंपरा रही है? अपने यहाँ समाज में शोषण की परंपरा रही है। सवर्ण जातियों ने दलितों का शोषण किया है, ऐसा माना जाता है। किया है नहीं किया है वो आपके सामने भी और वो मेरे सामने भी है, लेकिन अपन मान के चलते हैं कि स्वर्ण जातियों ने शोषण किया है, ये अवधारणा चली है। संविधान बनाने से ये कहा गया कि भारत में सामाजिक न्याय होगा, मतलब कोई भी वर्ग जो है किसी दूसरे वर्ग का शोषण नहीं करेगा, तो समाज में शोषण नहीं होगा। सभी को अधिकार जो हैं वो समान मिलेंगे, सभी को समान अधिकार मिलेंगे। सभी को क्या मिलेंगे? समान अधिकार मिलेंगे। समाज में भेदभाव नहीं होगा, समाज में भेदभाव नहीं होगा। कानून के लिए सभी क्या होंगे? समान होंगे। कानून के सामने सभी क्या होंगे? समान होंगे। सभी समान होंगे। उदाहरण भी है क्या? बिल्कुल, कुछ उदाहरण भी यहां लिखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 15 किसका उदाहरण है? भेदभाव रहित है, भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 की बात हो गई। धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान, इन 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। ठीक है। समान अधिकार होंगे, बिल्कुल समान अधिकार होंगे। आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 यहां मेंशन किया जा सकता है। शोषण नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अनुच्छेद 17 कहा जा सकता है, जो कि अस्पृश्यता को एंड ऑफ टचेबिलिटी है, मतलब अबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी है। तो ये अस्पृश्यता का जो है वो यहां उन्मूलन किया गया है, ये हो गया। कानून के सामने सभी समान हैं ही, ये अनुच्छेद 14 यहां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अपने अनुच्छेद ये भी लिख सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 46 है, ये भी बात करता है। अनुच्छेद नंबर 42 है, जो काम की उचित दशाओं की चर्चा करता है। काम के लिए उचित दशाएं होंगी, प्रसूति सहायता होगी, इस प्रकार की बातें करता है। अनुच्छेद 46 जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए उचित शैक्षिक जो व्यवस्था है उसके करने की बात करता है। तो इस प्रकार के उदाहरण डाले जा सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक न्याय, आर्थिक बोले तो कि समान अवसर मिले। सबसे पहले तो समान अवसर मिले, किसके समान अवसर मिले? रोजगार के, समान अवसर मिले रोजगार के, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यदि समान योग्यता है, एक समान योग्यता है और समान ही काम करना है, वही काम करना है, कर्म करना है, तो फिर आपको वहां वेतन भी क्या मिलना चाहिए? वहां वेतन भी क्या मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है, ये किसका कंसेप्ट है? आर्थिक न्याय का। कि हम अमीर और गरीब के बीच में जो भेद है, इस भेद को पाटने की कोशिश करेंगे, हम इस भेद को कम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आर्थिक समानता का लक्ष्य है। हम चाहेंगे कि अंबानी अमीर हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में और भी लोग क्या हों? अमीर हों। इनके बीच में समानता का, असमानता का गैप जो है वो हमें क्या करना है? वो कम करना है। तो ये यहां लिखा गया है, ये वाला कारण हो गया। राजनीति की बात करें, राजनीतिक न्याय क्या होगा? अच्छा, इसमें उदाहरण दे, आर्टिकल के उदाहरण दूं आपको, तो आर्टिकल के उदाहरण क्या हो सकते हैं इसमें? अनुच्छेद नंबर एक तो 16 होगा, जिसमें रोजगार में, जैसे आप जो फॉर्म लगाते हो, क्या वहां भेदभाव होता है? क्या नहीं भेदभाव होता। वो आपसे कैटेगरी पूछता है, वो आरक्षण है, वो सकारात्मक भेदभाव है, वो सकारात्मक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि जरूरी है समाज के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए। तो वो सकारात्मक है, उसे नकारात्मक नहीं मान सकते अपने। तो वो अनुच्छेद 16 है, वो रोजगार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकार जब नौकरियां देंगी तो उसमें सभी धर्मों को, सभी लोगों को क्या मानेगी? समान मानेगी। समान वेतन का है, बिल्कुल है, समान वेतन है। ये आर्टिकल 39 नंबर है, 39 का डी है। इसके अलावा आर्थिक न्याय में 2 आर्टिकल और माने जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 39 बी है और 39 सी है। 39 बी तो कहता है कि उत्पादन, अपने कहता है कि भौतिक संसाधन, कच्चा माल, जैसे कच्चा माल जो है उस पर ऐसा नहीं हो कि सारा माल अंबानी खरीद के लेके जा रहा हो, बाकी खरीद ही नहीं पा रहे हो, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि 39 बी बोले तो भौतिक संसाधनों का इस प्रकार से वितरण होना चाहिए कि सभी लोगों की भलाई हो। तीसरा कहता है, सी कहता है क्या? कि उत्पादन और वितरण के साधन जो हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं हो जाएं, सभी के लिए लाभदायक हो, ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए।
और मैं एक बार अंबानी जी से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बार बार अंबानी जी मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे कोई जलन नहीं है आपके इस अमीर होने से, मुझे बल्कि खुशी है कि आप कितने लोगों को रोज़गार दे पा रहे हो। उम्मीद भी है कि पूरी आपने जो धन है वो पूरे तरीके से नैतिकता के मानदंडों को पूरा करके ही आप कमाया है। तो मैं ऐसा इसके लिए कि समझ आ जाए बच्चों को, इसलिए आपका उदाहरण दे रहा हूँ ना। चलो, हालांकि मेरी वीडियो अंबानी जी देख भी नहीं रहे होंगे, अंबानी जी को तो याद भी नहीं होगा कि ऐसे छोटे से एक टीचर ने वीडियो बना रखी है। चलो आगे देखते हैं, राजनीतिक वितरण की बात करते हैं, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय में मतलब क्या होगा कि इस राजनीतिक प्रक्रिया में, कि देश में राजनीतिक प्रक्रिया में सभी वर्ग भाग ले पाएंगे, प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी होगी, किसी को जाति के आधार पर वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, किसी को धर्म के आधार पर वोट डालने से नहीं रोका जाएगा, जैसा कि अनुच्छेद नंबर 325 कहता है। क्या उदाहरण है इसके, और क्या बन सकता है? राजनीतिक न्याय, आज एससी का व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है, आज एसटी का व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है, आज जनरल भी लड़ रहा है, आज ओबीसी भी लड़ रहा है। सभी व्यक्ति जिसका मन करे वो चुनाव लड़ सकता है चुनाव, पूरी आज़ादी है। ठीक है साहब, तो ये क्या है? ये राजनीतिक न्याय ही तो है। आज सरकारी दफ्तर में जाने से पहले हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है कि मेरी जाति क्या है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में क्या लागू हो गया है? राजनीतिक न्याय की अवधारणा को अपनाया गया है। क्यों नहीं? वरना तो पहले लोग जाने से कतरा करते थे कि नहीं यार, नहीं जा सकते इस प्रकार से। तो आज मामला नहीं है, आज सोशल मीडिया पे तुरंत वायरल कर देते हैं लोग, भैया कैमरा सबके पास चालू ही रहता है, लो भैया अच्छा शोषण करेगा मेरा, रुक अभी डालता हूँ सोशल मीडिया पे। तो ये राजनीतिक न्याय है, सोशल मीडिया का भी इसमें योगदान है राजनीतिक न्याय में। तो सभी प्रकार के न्याय में तो ये राजनीतिक न्याय है कि क्या, सिंपल शब्दों में कहूँ, राजनीतिक प्रक्रिया में बोले तो चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, सरकारी ऑफिसेज में जाने का, ये आपको पूरी फ्रीडम रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके उदाहरण के तौर पर आप क्या देख सकते हो? उदाहरण के तौर पर देख सकते हो अनुच्छेद नंबर 325, अनुच्छेद नंबर 326, अनुच्छेद नंबर 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर वोट डालने में रोका नहीं जाएगा, आपको अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। जबकि 326 कहता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होगा, मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी होगी। बोले तो 61वां संशोधन 1988 1989 जो कहता है क्या, 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होगा, ये अनुच्छेद 326 कहता है। तो ये राजनीतिक न्याय है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और देखते हैं और क्या है न्याय के बाद। अब इस न्याय के बाद कौन सा आएगा? न्याय के बाद आएगी स्वतंत्रता। न्याय के बाद कौन सा आएगा? स्वतंत्रता। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी स्वतंत्रता की बात की गई है कि एक व्यक्ति, इन दोनों को तो मेंशन किया गया है अनुच्छेद नंबर 19 में, इन तीनों को मेंशन किया गया है अनुच्छेद नंबर 25 से 28 में। स्वतंत्रता, यहां स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वतंत्रता क्या होती है? किसी का कंट्रोल नहीं होना, स्वतंत्रता ही तो है। आज मैं हूं, मान लीजिए मुझे मेरे पापा ने फ्रीडम दे रखी है कि नहीं भाई बेटा, जैसा तुझे उचित लगे वैसा कर तू। ये मुझे क्या है? स्वतंत्रता है। पापा ने अपना नियंत्रण क्या कर लिया? हटा लिया मुझसे कि नहीं यार, तू जैसा उचित समझता है वैसे कर, जैसा तू सक्षम है वैसा कर। तो ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अर्थ है। अब देश के संदर्भ में बात करेंगे, वहां पापा कौन है? देश के संदर्भ में सरकार ही पापा की भूमिका निभा रही है ना। तो सरकार ने अपने बच्चों को कहा, मतलब अपने नागरिकों को कहा कि भैया आप स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, बस इतना सा ध्यान रखना कि आपकी स्वतंत्रता किसी के लिए गलत ना सिद्ध हो, बस इतना ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका विकास, आपका चरित्र है, आपकी कला जो है वो और निखरेगी किसी काम को करने से, तो वो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जिस प्रकार का रोजगार प्राप्त करना चाहते हो रोजगार प्राप्त कीजिए। लेकिन संविधान में जो चर्चा की गई है स्वतंत्रता के संदर्भ में, वो किन संदर्भ में की गई है? विचार और अभिव्यक्ति। विचार बोले तो कि आप सोचते क्या हो, ये आपकी मर्जी है, आपका दिमाग है, कुछ भी सोचो यार, कैसे भी मन में विचार रखो, तुम्हारी मर्जी है। किसी को लगता है कि समाजवाद अच्छा है तो रखो ना विचार, किसने रोका आपको? समाजवाद को अच्छा मानो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करो, लोगों के सामने रखो। अभिव्यक्त करना बोले तो एक्सप्रेस करना, शो करना कि मेरे मन में क्या है, समाजवाद को अच्छा मानता हूं कि पूंजीवाद को अच्छा मानता हूं, ये मैं किसी को व्यक्त कर सकता हूं, ये मेरी आज़ादी है। ये आर्टिकल 19 में मुझे कहा गया है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं कह सकता हूं कि हाँ मुझे अच्छी लग रही है।
हालांकि ये अब ऐसा नहीं हो कि आप अब इस बात को प्रेरित होकर आप ट्वीट कर दो कि मुझे तू बहुत प्यारी लगती है, ये अलग हो जाएगा क्योंकि आपकी स्वतंत्रता किसी के लिए समस्या बन गई है। क्लियर है ना? तो इसके लिए कहा गया है कि आप अब क्या सोचते हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण दे ले, अभी एक केस का उदाहरण दे लेते हैं कि राहुल गांधी पे अभी एक सजा का मामला आया था। राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई थी 2 साल के लिए। मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। पर्सनली मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही विरोधी हूँ किसी पार्टी का ना। तो कि उस केस में कहा गया था कि वो सजा किस लिए हुई थी कि राहुल गांधी जी ने ये विचार व्यक्त किया था कि सारे मोदी चोर हैं। बोलने की आज़ादी है, बोल सकते हो, लेकिन आपके बोलने से किसी समुदाय विशेष की भावनाएं आहत हुई हैं। अगर मैं मोदी समुदाय से हूँ, मेरा नरेंद्र मोदी जी से कोई लिंक नहीं है, मान लीजिए मैं मोदी समुदाय से आता हूँ, मैं तो बेफालतू ही पूरे समाज में चोर कहलाया ना, मेरी भावनाओं को तो ठोस पहुंची ना। इस बात पे उनके खिलाफ एक्शन होगा कि आपको बोलने की आज़ादी है, आप क्या सोचते हो, क्या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, इसकी आज़ादी है, लेकिन ध्यान रखना आपको ये आज़ादी नहीं है कि जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और भैया अभिव्यक्ति लोकतंत्र का मुख्य घटक है, जब तक अभिव्यक्ति नहीं होगी तो लोकतंत्र का क्या मतलब रहा। मोदी जी को कितने लोग ट्वीट करते हैं, मोदी जी क्यों देश का नाश कर रखा आपने, मोदी जी क्या कर रहे हो, मोदी जी ये स्कीम आपकी ऐसे है, मोदी बिका हुआ है, ये मीडिया है। अपन देश के प्रधानमंत्री को किस प्रकार से क्या क्या बोल सकते हैं, यही लोकतंत्र है। और वो जो सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें रखी गई हैं वो क्या किया गया है, अभिव्यक्त किया गया है, वो एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, इसकी आज़ादी है। विश्वास, धर्म और उपासना, ये धार्मिक आज़ादी की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है कि आप किस धर्म के प्रति, किस संप्रदाय के प्रति विश्वास रखते हो, ये आपकी मर्जी है। किस रिलीजन को मानते हो, क्या ये आपका मर्जी है। आपको उपासना करनी कैसे है, पूजा किस प्रकार से करनी है, 2 मिनट पूजा करनी है, 10 मिनट करनी है, पूरा दिन पूजा में गुजारना है, अरे ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने लिख के छोड़ दिया, संविधान निर्माताओं ने बना के छोड़ दिया कि स्वतंत्रता है तुम्हारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अपन बात करें तो और क्या रह गया अपना पॉइंट एक रह गया इसमें, समानता। समानता में 2 पॉइंट है, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर। एक समानता में कैसा पॉइंट है, प्रतिष्ठा का, और एक अवसर का पॉइंट है। प्रतिष्ठा बोले तो स्टेटस, और ये कहे तो अपॉर्चुनिटीज। सरकार क्या कहती है, संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है कि हम समानता की बात करते हैं और 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये महिला पुरुष की समानता है। हालांकि अपन बात करें कि महिला और पुरुष में पूर्ण समानता की बात नहीं की गई है, समानता आंशिक रूप से और 2 ही तत्वों की समानता की बात की गई है। ये तो संविधान बनाने वालों को भी पता था कि महिला और पुरुष में और समाज में हम समानता पूरे तरीके से नहीं ला सकते। जैसे शारीरिक समानता नहीं हो सकती दोनों के बीच में, महिला और पुरुषों में। मानसिक समानता भी पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन पूरे तरीके से सेम नहीं हो पाई है। क्यों नहीं? क्योंकि पुरुषों का कार्य क्षेत्र अलग होता है। पुरुषों को सारा दिन बाहर 50 लोगों से मिलना होता है, वो अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। महिलाएं घर में रहती हैं, घरों के काम को संभालती हैं या बच्चों को पालना, क्योंकि उनमें ममत्व का भाव ज़्यादा होता है, तो उनकी वो क्षेत्र जो है वो उनका अलग है, वो उसमें एक्सपर्ट होती हैं। ठीक है, आर्थिक रूप से भी समानता अभी पूरे तरीके से नहीं आ पाई है, बहुत सारी महिलाएं अभी भी अपने पति पर निर्भर हैं, तो वो समानता नहीं है। लेकिन यहाँ समानता की तत्व है वो कौन से हैं, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, जैसे कहा गया है कि समाज में सभी लोग इक्वल होंगे, कोई विशेष अधिकार वर्ग नहीं होगा। प्रतिष्ठा का मतलब क्या लगाया गया यहाँ पे, क्या सेंस निकाला गया है कि यहाँ कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा, ये कहा गया है। क्यों कहा गया है कि यहाँ पहले राजा महाराजा, ठाकुर, सुल्तान, बादशाह ये सब हुआ करते थे, और ये भाई साहब यूं चला करते थे मजे से, यार भैया राजा हैं हम, बाकी जनता कहता है भाई साहब नीचे बैठो। तो वो क्या थी, लोगों को प्रतिष्ठा मिली हुई थी, लोगों को समानता नहीं थी अपने यहाँ। तो पहले अब कहा गया कि ऐसा कोई विशेष अधिकार वर्ग नहीं होगा, सभी लोग इक्वल रहेंगे, सभी का स्टेटस इक्वल रहेगा, एक व्यक्ति माना जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, अमीर गरीब, मंत्री सामान्य, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कहा गया। अवसर की समानता, सभी व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, हम अपॉर्चुनिटीज सबको इक्वल देंगे, हम वैकेंसी 100 निकालेंगे और कहेंगे जिस भी व्यक्ति को फार्म लगाना है लगा दो। तो वो क्या है, वो अवसर की समानता ही तो है भाई। आज 400 वैकेंसी निकली, फॉर्म लग गए 5 लाख, फॉर्म 50 लाख भी तो लग सकते हैं, 5 लाख ही क्यों लगे? तो ये सरकार थोड़ी कहेगी अरे अरे नहीं 5 लाख ही बहुत है। तो हमने 100 वैकेंसी निकाली है,
अब जितने लोग करना चाहते हैं कर लो, हम पेपर करवाएंगे, जो कंपटीशन में जीतेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं जीतेगा वो दोबारा पेपर देगा। तो ये क्या है, ये भी अवसर की समानता है। तो सरकार सबको अवसर समान दे सकती है, और आगे किसको बढ़ना है किसको नहीं बढ़ना है वो उसकी कला है, वो उसकी प्रतिभा है, वो उसकी क्षमता है, वो उसका व्यक्तित्व है, वो उस आधार पर जाएगा आगे। तो ये दो प्रकार की समानता की बात की गई है। फिर आगे क्या बात की गई है, आगे बंधुता की बात की गई है। बंधुता की बात की गई है, बंधुता की बात की गई है। और बंधुता कैसी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता व अखंडता। बंधुता, बंधुता बोले तो भाईचारा। बंधुता को सिंपल भाषा में क्या कह सकता हूं मैं, भाईचारा ऑन टॉप कह सकता हूं। भाईचारा क्या मतलब हुआ कि भारत के सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे और एक समान मानेंगे खुद को, और पहले उनमें राष्ट्रीयता का भाव होगा, बाद में उनमें क्षेत्रीय भाव होगा। जैसे मुझसे कोई पूछे आप कहां से हो, अरे भैया मैं भारत से हूं। भारत में कहां से हो, फिर मैं राजस्थान से हूं। लेकिन पहले मैं क्या हूं, भारतीय हूं, बाद में मैं क्या हूं, राजस्थानी हूं। आज जो मराठी भाषा वाला विवाद चल रहा है, वो मराठी पहले क्या है, भारतीय हैं, बाद में वो क्या है, मराठी है। वो व्यक्ति की सोच होती है कि वो अपनी भाषा में अपने भाषा के प्रति इतनी कट्टरता ले आए कि वो कट्टरता किसी के शोषण का हथियार बन जाए। तो क्या काम की भाषा, फिर वो क्या काम का कट्टरता है वो अपनी। तो हमें उतने लेवल पे कट्टरता नहीं रखनी है, हमें मिलजुल कर रहना है। तो हमें एक समानता का मैसेज देना है, ये बंधुता होनी चाहिए, ये भाईचारा होना चाहिए, जिसमें हम जैसे अपने मूल कर्तव्यों में चर्चा की गई है। मूल कर्तव्यों में हमें अपने मूल कर्तव्य में पांचवा और छठा मूल कर्तव्य किसकी बात करता है, भाईचारे की बात करता है। देखिए जरा, बंधुता, बंधुता भाईचारे की बात हो गई। इसमें अगर चाहोगे आप, इसमें अगर चाहोगे कि हमें इसमें अनुच्छेद लिखने पड़े, कोई अनुच्छेद बताने पड़े, तो आप अनुच्छेद बता सकते हो। कौन से अनुच्छेद बता सकते हो, 51A में एक तो ई है और एक जी है। ई जो बात करता है वो किसकी बात करता है, समान भ्रातृत्व की बात करता है, कॉमन ब्रदरहुड की बात करता है, समान भ्रातृत्व की बात करता है। और जी जो है, जी किसकी बात करता है, जी सामाजिक संस्कृति की बात करता है, कंपोजिट कल्चर की बात करता है, मिक्स कल्चर की बात करता है कि इंडिया में खूब सारे लोग होंगे, अलग अलग धर्मों के होंगे, लेकिन हमें फिर भी मिलजुल कर रहना है। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे मुझे लगता है कमज़ोर होती जा रही है। पता नहीं क्यों कमज़ोर होती जा रही है, पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है फिर भी कमज़ोर होती जा रही है। तो इसका मतलब पढ़ाई में दम नहीं है, ये भी हो सकता है। ठीक है, चलो हो गया फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात की गई है, क्लियर है वाली। यहाँ अपन मान सकते हैं समानता में, जैसे प्रतिष्ठा में एक उदाहरण डाल सकते हो आप। क्या उदाहरण डाल सकते हो, अनुच्छेद 17 वाला उदाहरण यहाँ भी लागू हो सकता है। अनुच्छेद 17 वाला उदाहरण यहाँ भी लागू हो सकता है। अवसर की समानता में एक उदाहरण डाल सकते हो, अनुच्छेद नंबर 39A जो है, स्मॉल ए, 39 स्मॉल ए जो है, जो महिला व पुरुषों को रोजगार के समान अवसर की चर्चा करता है। तो महिला व पुरुषों में रोजगार के समान अवसर। 39D भी लिख सकते हो, जो कहता है कि महिला और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। ये 39D का एग्जाम्पल भी यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 16 यहाँ डाला जा सकता है, अनुच्छेद 16। चलिए क्लियर है। तो ये अब यहाँ अनुच्छेद लिख दिए मैंने, ये सारे अनुच्छेद है बंधुता वाले। अब एक सिंपल सी बात सोचो, सिंपल सी बात सोचो, क्या जरा कि न्याय है, स्वतंत्रता है, और एक ये समानता है। एक बात बताओ, जब ये तीनों चीज अपने अपने हिस्से में लागू हो जाएंगी, तीनों चीज परफेक्ट है। मैंने कहा न्याय, अरे भैया इंडिया में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय लागू हो गया। हमने कहा स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता है और प्रत्येक व्यक्ति ये ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता किसी दूसरे के लिए समस्या पैदा ना करे। तीसरा समानता है, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है। अगर ये तीनों ही काम हो जाएंगे तो क्या बंधुता अपने आप नहीं आ जाएगी, क्या फ्रेटर्निटी अपने आप नहीं आ जाएगी, क्या अपने आप ही तो आ जाएगी। तब हम मिलजुल कर रहेंगे, सबसे समान भाव रखेंगे, तो हमारे यहाँ बंधुता बढ़ेगी, अलगाववाद के तत्व कमजोर होंगे, अलगाववादी भाव कमजोर होगा, अलगाववादी भाव होगा ही नहीं, कमजोर नहीं बल्कि समाप्त ही हो जाएगा। और हम एक राष्ट्र में, एक राष्ट्र की छतरी के नीचे आ जाएंगे और हमारी राष्ट्रीयता टॉप पर रहेगी, ये बंधुता बन जाएगी। क्लियर है, ये विचार हो गए। आगे बढ़ते हैं, बंधुता वाला हो गया। अगला पॉइंट क्या है, इसके बाद और देखो, और मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पॉइंट में,
क्लियर है? ये 5 पॉइंट हो गए क्लियर। अब ये यहाँ भी तो ये भी क्लियर हो गए अपने 5 पॉइंट। अब आगे चलते हैं अपन नए टॉपिक पर, अपने और क्या बात रहेगी इसमें करने वाली वो बात करते हैं। देखिए जरा, अब बात करते हैं संविधान में प्रस्तावना से संबंधित वाद। संबंधित केसेस रिलेटेड टू द प्रियम्बल। नंबर 1, बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ केस कब का है? 1960 का। जिन जिन केसों में प्रस्तावना की चर्चा है अपन उनकी बात करते हैं ना। तो ये देखिए जरा क्या है। बेरूवाड़ी एक जगह का नाम है जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में एक जगह है। पश्चिम बंगाल में एक जगह है। देखो इसके लिए हिस्ट्री थोड़ी सी समझो कि 1958 में एक समझौता हुआ था, नेहरू नून समझौता। फिरोज खान नून राष्ट्र अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। क्या कहा गया था नेहरू नून समझौते में? नेहरू नून समझौते में कहा गया था कि बेरूवाड़ी एक क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में है, वो किसे ट्रांसफर किया जाएगा? वो ट्रांसफर किया जाएगा अपने पाकिस्तान को। तो ये जो केस है, इस केस की सुनवाई हुई थी। इस केस में एप्लीकेशन लगी थी कि ये जो ट्रांसफर किया गया है, क्या बिना संविधान संशोधन के इस प्रकार से कि जमीन को किसी दूसरे देश को ट्रांसफर करना सही है क्या? तो इस प्रकार का केस आया था। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, प्रस्तावना का रेफरेंस दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना एक मार्गदर्शिका है, वो एक गाइडलाइन है जो हमें संविधान को समझने में क्या करती है? सहयोग करती है ये, लेकिन संविधान का भाग नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर एक केस आया गोलकनाथ केस, उसमें भी सेम ही बात को दोहराया गया। गोलकनाथ केस में भी कहा गया कि भैया ये प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। 9 जजों की पीठ बैठी थी गोलकनाथ केस में और के सुब्बाराव उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने भी माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। और इसी केस में एम हिदायतुल्लाह ने, इसी बेंच में शामिल थे एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने भी कहा था कि संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। ये गोलकनाथ वाला मामला है, गोलकनाथ केस है। तीसरा जो केस आपने यहां लिख सकते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार। 1967। इसमें 2 भाई थे जालंधर के, उनके पास ज़मीन थी खूब सारी, 500 एकड़ ज़मीन थी। लेकिन पंजाब सरकार ने कानून बना दिया था कि 30-30 एकड़ ही रखोगे, बाकी सारी की सारी कोई व्यक्ति नहीं रख सकता, बाकी सारी की सारी आपको सरकार को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो उस मामले में केस था। तब उसमें कहा गया था कि न्याय वाला मामला है, हमें वो न्याय सुनिश्चित करना है, इसलिए ये कानून सही है। तो इस प्रकार से गोलकनाथ वाले मामले में प्रस्तावना का जिक्र किया गया था। तो इसमें भी क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है। तीसरा एक केस आया था, कौन सा केस आया था? तीसरा एक केस आया था, वो केस था अपने हाँ जी, बात करते हैं 3 नंबर पे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस जो आया था, ये आया था 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदल दिया था। आज तक का सबसे ज़्यादा सदस्यों की बेंच वाला पीठ जो केस है, 13 जज इस बैठे थे इस संवैधानिक पीठ में, कुल 13 जज शामिल किए गए थे। SM सीकरी उसके अध्यक्ष थे और बुनियादी ढांचे का सिद्धांत जो आया था वो इसी में आया था। केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश हुआ करते थे, मठ के स्वामी हुआ करते थे। तो उस मठ की जमीन केरल राज्य ने अपने अधिग्रहण में ले ली थी, तो उसको लेकर केस चला था। ये संपत्ति के अधिकार वाला केस है। तो यहाँ इसमें निर्णय क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या माना था? प्रस्तावना संविधान का भाग है।
और प्रस्तावना में संशोधन संभव है, संशोधन संभव है, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन जो होगा उससे प्रस्तावना के मूल भाव में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, मूल भाव में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया। और कहा गया कि प्रस्तावना को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, मतलब प्रस्तावना ना तो किसी को शक्ति देती है ना ही किसी से शक्ति छीन लेती है। तो प्रस्तावना न्यूट्रल है, वो कोई शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति को हरने का कोई उपकरण नहीं है। तो ये कहा गया था। तो प्रस्तावना को संवैधानिक प्रस्तावना को वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। तो ये प्रस्तावना है। ये केशवानंद भारती केस है। क्लियर है केशवानंद भारती। इसके बाद एक केस और आएगा, LIC बनाम भारत संघ। उन्नीस सौ 95 का है। इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कहा गया। क्लियर है। ये चार मामले जो हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? इससे जुड़े हैं। एक लास्ट पॉइंट बच गया, प्रस्तावना में संशोधन। देख लो जरा, प्रस्तावना में संशोधन पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? अब तक कुल एक बार। कितनी बार? कुल एक बार। और ये एक बार कब किया गया? 42वें संशोधन 1976 द्वारा। और इस दौरान PM कौन था? प्रधानमंत्री कौन था इस दौरान? इंदिरा गांधी। और क्या किया गया? संशोधन क्या किया गया? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। क्लियर है। अब देखिए संशोधन का प्रश्न किस प्रकार का आया। मैंने आपको कहा PYQ है अपने साथ में, तो वो क्या है मैं यहां दिखाना चाहता हूं आपको कि प्रश्न किस प्रकार का पूछा गया था। यहां चर्चा करेंगे, देख लीजिए। पहले ये देखिए कि कौन से संशोधन से जोड़े गए। 1976 में 42वें संशोधन से जोड़े गए। क्या क्या शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। उसने किस प्रकार का प्रश्न बनाया, ऐसे देखिए जरा। क्या है? 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या है थी, यह पूछा था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था भारत, बिल्कुल ये तो था ही। इसके अलावा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था। लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये शब्द पहले से ही मौजूद थे, हमने जोड़ा कुछ भी नहीं। तो ये भी था, ये भी था। और देखते हैं और अच्छा कौन सा है कि क्या थी संवैधानिक स्थिति। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। नहीं भैया, पंथ निरपेक्ष 1950 में नहीं था। ये कब आया है? 1976 में आया है। फिर समाजवादी शब्द जो है ये और पंथ निरपेक्ष शब्द ये भी 1950 में नहीं थे। ये कब जोड़े गए थे? 1976 में ही जोड़े गए थे। अब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऊपर देखते हैं दोनों। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है क्या? बिल्कुल है, लेकिन सबसे अच्छा आंसर क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। कौन? भारत था। लेकिन अगर ये पूछता कि यहाँ 1950 की बजाय 1977 में, तब फिर आंसर क्या देते? तब सही आंसर ही हो जाता। लेकिन अब इसने संशोधन जानना चाह रहा है, ये संशोधन का प्रश्न है, संशोधन से ही संबंधित यहां बात की गई है। क्लियर है। तो ये संशोधन हो गया अपना संशोधन।
अच्छा, एक क्वेश्चन और है, देख लो जरा कि यहाँ कौन सा एक जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है, नहीं बताना है। तो यहाँ विचार की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आंसर क्या नहीं है? यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता वाला नहीं है, बल्कि आर्थिक न्याय की बात यहाँ की गई है। ठीक है, कौन सा कौन सा भारत के संविधान में नहीं है? हाँ, तो ये आर्थिक स्वतंत्रता वाला नहीं है ना। चलिए, हो गया वाला, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। और देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया अपने इस लेक्चर में। देखो जरा, इस पूरे चैप्टर में एक बार देख लेते हैं। निर्माण हो गया, क्या है, कथन कौन कौन से हैं, शब्द कौन कौन से हैं, अर्थ भी डिटेल से पढ़ लिए, महत्व पढ़ लिया अपन ने, केसेस पढ़ चुके हैं, पीवाईक्यू भी हो गए हैं और संशोधन भी हो गया है। अपना पूरा लेक्चर क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। इस लेक्चर में अपन ने पूरी डिटेल से चर्चा की है, पूरी डिटेल से इन चीज़ों को समझा है। क्लियर है? तो ये था अपना प्रस्तावना का लेक्चर, प्रीएम्बल का। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे संविधान को समझने में भी आपको हेल्प करेगा। जो उदाहरण मैंने दिए हैं बीच बीच में, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे समझने में। एक तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि आप चाहते हैं कि अपने इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाए, तो वो अपने टेलीग्राम चैनल पर है। बंसल क्लासेस सीकर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क है। वहाँ से आप लीजिए, इस पीडीएफ को उठाइए और 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि प्रस्तावना के सारे प्रश्न आप इसके अंदर से करेंगे, क्योंकि इसमें अर्थ भी है और इसमें मतलब भाव भी है और शब्द भी हैं। दोनों ही चीज़ें आपको बताई गई हैं। चाहे सोचने वाला प्रश्न हो, चाहे वो तथ्यात्मक प्रश्न हो, आप इजीली उसे सोल्व कर पाएंगे ना। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए था। मैंने मेरी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास किया है। आई होप आपको समझ भी आया होगा, आपने इसे अच्छे से समझा होगा और पूरा आनंद आपने इस लेक्चर का उठाया होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं अपन अगली क्लास में और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें बंसल क्लासेस सीकर के साथ। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।